हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बिहार एवं जीव अभयारण्य के बारे में। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। जो दाची गांव जो वन्य अभयारण्य है, जो वन्य जीव अभयारण्य, उसमें कौन सा जीव मतलब रखा गया है, कौन सा जंतु या जीव जो भी है, तो वहाँ पे क्या है, तेंदुआ को रखा गया। वहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ पाई जाती है। दूसरा जो प्रश्न है, सरिस्का पश्चिम बिहार जो स्थित है वो कहाँ पे है, तो वो अवस्थित की बात हो रही है तो ये राजस्थान में हो जाएगा, सरिस्का पश्चिम बिहार। इसमें क्या है, जो वन्य जीव अभयारण्य होता है, पश्चिमी बिहार होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सरिस्का जो है वो किस प्राणी के लिए सुरक्षित है, तो सरिस्का जो है बाघों के लिए सुरक्षित है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो राजा जी क्या है, उत्तराखंड में है। राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क है किस जानवर के लिए है, प्राकृतिक आवास है, तो यह बाघों के लिए है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा क्या है, असम के जोरहट जिले में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु क्या है, तो एक सिंह वाला गंडा। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। वहाँ एक सिंह गंडा के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह गुजरात में हो जाएगा। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो भारत के किस प्रदेश में स्थित है, तो राजस्थान में हो जाएगा रणथंभौर और सरिस्का। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए है, तो ये भी बाघों के लिए है। जिस प्रकार सरिस्का बाघों के लिए है, उसी प्रकार रणथंभौर भी बाघों के लिए है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मंडला में है। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, तो गाहिर माथा में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है, तो मणिपुर में हो जाएगा। किस राष्ट्र में आज के सॉरी किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो हो जाएगा उत्तराखंड। मधुमलाई पशु विहार की बात करें तो यह व्याघ्रों के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो व्याघ्रों के लिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करें तो भारत का पहला तितली उद्यान बेंगलुरु में है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो मानस क्या है, असम में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के मंडला में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गुजरात में है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यह कहाँ है, तो सिक्किम में हो जाएगा। डांपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, मिजोरम में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वायस्पियर रिजर्व। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड के जो नैनीताल है वहाँ पे स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ नेशनल पार्क की बात करें कहाँ से रिजर्व है, तो ये नागार्जुन सागर श्री सेलम में भारत में सबसे बड़ा बाघ नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में, जो गुड़गांव है वहाँ पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में हो जाएगा। दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है,
नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने का खबर मिला था? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। सरिस्का कहाँ है? तो ये क्या है, राजस्थान में है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? मैसूर कर्नाटक में। तडीवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चंद्रपुरा महाराष्ट्र में। वेदांतराल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? चिंगलपेट तमिलनाडु में। बांदीपर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कांगर घाटी राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो कुगती की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। शिमली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। बांधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में है? तो शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बस्तर हो जाएगी। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा बिहार में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में हो जाएगा। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं भारत की मिट्टियाँ, कृषि एवं सिंचाई के साधन क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लौह आयस्क्साइड के जो कारण होता है उसी कारण क्या होता है, मिट्टी का लाल रंग जो होता है लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? तो मखरला मिट्टी होती है। अब क्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटेराइट मिट्टी का। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो कौन सी मिट्टी होती है? लैटेराइट मिट्टी होती है। और इसी में क्या होता है, लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैली हुई है? तो वह काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली ही मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होती है? तो काली मिट्टी का। बाद में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ के नाम से जानी जाती है। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती रहती है? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का। धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ अगर मिट्टी की बात करें तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? दोमट मिट्टी हो जाएगी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी से। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सस का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें जिप्सस का प्रयोग किया जाता है। जिप्सस क्या होता है, उस मिट्टी का उपजाऊ बनाती है ताकि उसमें फसलें उग सके। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 60%। भारत के लोग कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आश्रित हैं? तो 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो चावल हो जाएगा। और चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगी। इस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल।
भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के मामले में। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं गेहूं और चावल को। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है उत्पादक? उत्तर प्रदेश है। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का अर्थ है प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। वहाँ दलहन चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो केरल हो जाएगा। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर ही उत्पादन करता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में सेकेंड स्थान है, सेकेंड लार्जेस्ट स्थान है फल उत्पादन की दृष्टि से। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भी दूसरा स्थान पे है। नारियल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र से की जाती है? तो हुगली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उपजाई जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। सिक्किम, दार्जिलिंग। भारत का सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो यह असम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? केरल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर स्थित है? तो जलोढ़ मिट्टी का। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का ही। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 22%। जलोढ़ मिट्टी में जाल बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या होता है? गेहूं नहीं होती है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान रखता है। भारत में समुद्री मछली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, क्योंकि समुद्र के किनारे केरल राज्य भी है। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय है डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। झूम क्या है? एक कृषि का तरीका है। नीलगिरी की पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। आप यहाँ पे कॉफी की बीज दे सकते हैं चित्र में। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नीली क्रांति का है मछली से। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है? चाय का। किस फसल की बुवाई या कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। क्योंकि यह एक साल में एक बार ही करती है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अब स्थित है बेंगलुरु में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई फसल बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद तो खरीफ हो जाएगी, जैसे में धान हो गई। भारत में वर्तमान समय कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 8,50,000 लाख हेक्टेयर। 850 लाख हेक्टेयर हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा था? 4 गुना। बाद में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप था। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? 31.4%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश में कौन सा राज्य कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? तो गुजरात हो जाएगा। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी की बात करें तो 6% है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी भारत भाग में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। हरी के बाद से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी नहर की बात करें तो ये भी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से। सारण सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार। अब देख लेते हैं भारत के उद्योग के बारे में। तो इसमें क्या है, जो भिलाई लौह इस्पातक संयंत्र की स्थापना के देश के सहयोग से की गई थी भारत में, तो रसिया के सहयोग से की गई थी, जो रूस है। भिलाई लौह इस्पात जो संयंत्र था। बोकारो जो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है किसके सहयोग से? ये भी रूस के सहयोग से होती है। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था, उसी के तहत भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लौह इस्पात की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सैल SAIL की स्थापना कब की गई? 1974 में। बाद में तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम हो जाएगा। बाद में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में किस नाम से स्थापित किया गया? तो लाल इमली के नाम से। भारत में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में। भारत में लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ है? तो कुल्टी हो जाएगा।
निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? जमशेदपुर में। दुर्गा लौह इस्पात संयंत्र की देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन के। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी के। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना की बात करें तो यह जमशेदपुर में हो जाएगी। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह दुर्गापुर जो था वह ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है वह जर्मनी के सहयोग से। पंजाब में कौन सा स्थान जो है हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना हो जाएगा। भारत के किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद होगा। किस नगर को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानी जाती है यानी कहा जाता है? तो हो जाएगी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाएगा। भारत के किस राज्य में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है? तो कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राजस्थान। कटनी कौन सा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट कारखाना के लिए। सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 1904 में जो स्थापित किया गया था तो चेन्नई हो जाएगा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात करें जो 1906 में स्थापित किया गया था तो रानीपेट हो जाएगा। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था तो सिकंदरी में हो जाएगा। बाद में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1970 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया है? तो बालीगंज में। नेपाल नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए। भारी मशीन प्लांट स्थित है रांची में। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन उद्योगों के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है वाराणसी में। चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो कानपुर हो जाएगा। कौन सा राज्य एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। देश की प्रमुख निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? गुड़गांव में। देश की जो प्रमुख जीप निर्माता कंपनी होती है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो ये पुणे हो जाएगा। बाकी सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग, आप चित्र में देख सकते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलौर को। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो बरौनी तेल शोधक होती है उसकी स्थापना की जाती है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद क्या है? यहाँ पे कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कांच अधिक मात्रा में बनाई जाती है। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली। बिहार में जो है डालमी या नगर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। झारखंड में DISCO जो उद्योग है की स्थापना कब होती है? तो 1907 ईस्वी में। स्टील उद्योग किस नगर में स्थित है? मरकपुर में। हस्तनिर्मित कालीन उद्योग किस नगर में स्थित है? मिर्जापुर। हल्दिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरकों के लिए, क्योंकि हल्दिया में क्या है उर्वरकों अधिक मात्रा में बनाई जाती है। मोदी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रबड़ उद्योग के लिए। बाराबंकी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पॉली फाइबर के लिए। विशाखापत्तनम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम क्या है? पोत निर्माण के लिए अधिक प्रसिद्ध है। मोरी नगर किस उद्योग के लिए जानी जाती है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो हो जाएगा
रिसरा में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया गया था? तो चित्तरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार की जो महरौरा जिला है वहाँ पे स्थापित हुई थी। भारत में प्रथम सूती कारखाने कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बड़ौदा हो जाएगा, जो आईएसओ है। बाद में कौन सा तेल शोधन शाला खनिज तेल के समीप स्थित स्थापित की गई? समीप तो नून माटी हो जाएगी। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर में। भारत में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डिगबोई में। तो आज का वीडियो गाइस यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके और उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। ओके, थैंक्स।